फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फोकस ऑन साइंस। तो फ्रेंड्स, मैंने पिछली वीडियो में आपको सारे क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल मैंने पढ़ा दिया था। उसके अकॉर्डिंग अब हम अपने यूनिट के अकॉर्डिंग अब हम कपास के बारे में या फिर लिनन के बारे में, जो भी हमारे पर्टिकुलर एक रेसा है उसके पूरे मैन्युफैक्चर हो गया, उसके फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स हो गए, केमिकल हो गए, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे अब। तो सबसे पहले हम अपनी यूनिट में देखते हैं, तो हमें जो सेलुलोज रेशे जो होते हैं उनके हमें दो के ही बारे में हमें जानना है। जैसे कि नंबर 1 कपास हो गया, नंबर 2 लिनन हो गया। तो पहले मैं आपके सामने इस कपास को पूरा एक्सप्लेन करूंगी और साथ ही साथ आप नोट भी करते चलना, और जो मेन टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे या मेन पॉइंट होंगे मैं आपको साथ के साथ उन्हें बताती चलूंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने कपास से। तो कपास के पहले हम बारे में जानेंगे इसकी हिस्ट्री, यानी कि इसका इतिहास जानेंगे। कपास को हम विश्वव्यापी रेशा भी बोलते हैं। एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि यूनिवर्सल फाइबर किसे कहते हैं या विश्वव्यापी रेशा किसे कहते हैं। तो कपास को हम यूनिवर्सल फाइबर या विश्वव्यापी रेशा कहते हैं। तो 13वीं शताब्दी में कपास का उत्पादन यूरोप एवं इंग्लैंड में शुरू हुआ। तो यानी कि सबसे पहले आप जानते हो कि 13वीं शताब्दी में कपास का उत्पादन यूरोप और इंग्लैंड में शुरू हो गया था। उसके बाद 17वीं शताब्दी में अमेरिका में कपास का उत्पादन शुरू हुआ। तो इसीलिए कपास का जो उत्पादन में अमेरिका का प्रथम स्थान माना गया है। तो इसका ये नॉर्मल सी इसकी बस 2-3 पॉइंट हैं जो इम्पोर्टेंट है, बाकी का इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होता है, पर ये 2-3 पॉइंट आप याद करके रखना, या फिर एक नंबर। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं हम कपास के तंतु की भौतिक विशेषताएं। आप एक चीज़ नोट करके रखना, जैसे मैं आपको ये सीरीज वाई विशेषताएं बताऊंगी तो हमेशा ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि ओनली कि कपास के तंतु की भौतिक विशेषता बताइए। तो आप इन्हें ओनली भी लिख सकते हैं, पर किसी एक के बारे में भी आ सकता है तो आप उनको भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कपास का संगठन। यानी कि आपको मैंने ये बताया था कि प्राकृतिक जितने भी रेशे हैं वो हमारे सेलुलोज के बने होते हैं। तो उसमें भी अब याद हम सिर्फ कपास और लिनन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी यूनिट के अकॉर्डिंग हमें कपास और लिनन के बारे में ही फुल डिटेल चाहिए, या फुल डिटेल में हम उनको पढ़ेंगे। इन्हीं से हम क्वेश्चन बना सकते हैं। हमारा क्वेश्चन भी आ सकता है, हम पूरा एक ऐसे क्वेश्चन भी बन सकता है कि ओनली कपास के बारे में, कपास की भौतिक विशेषताएं बताइए, उनका उत्पादन बताइए, उनका इतिहास बताइए। यानी कि एक लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपका बन सकता है, शॉर्ट में भी आ सकते हैं। तो इसी तरह से अधिकांश भाग सेलुलोज का बना होता है और इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। मैंने आपके सामने एक ऐसा फिगर आउट कर दिया है, आप इसको देख लेना। नेक्स्ट आते हैं हम अपने रचना। ये कैसा होता है लेंथ वाइज, यानी कि अगर हम इसको लंबाई में ऐसे काटेंगे तो ये चपटे बलखाए फीते के समान दिखेगा, और इसको हम अनुप्रस्थ यानी कि क्रॉस वाइज में काटेंगे तो नली सी दिखाई देती है। किसकी? कपास के अणु की बात हो रही है, कपास के तंतुओं की बात हो रही है। ठीक है, ओनली कपास ऐसी कोई पूरा पर्टिकुलर एक कपास को मतलब इकट्ठी करके मत देखने लग जाना, या फिर मतलब हम उसको उसके तंतु के यानी कि उसके रेशे के बारे में, यानी कि उसके रेशे को हम लेंथ वाइज काटेंगे ऐसे, इसको हम अनुदैर्घ्य काटने पर चपटे बलखाए फीते के समान दिखेगा, और क्रॉस वाइज अनुप्रस्थ काटने पर वो नली सी दिखाई देगी उसके। ये हमें तब दिखता है जब हम सूक्ष्मदर्शी से हम इसका परीक्षण करते हैं, तब हमें ये चीज़ें दिखाई देती है। हमें नॉर्मली अपनी ऐसी आंखों से नहीं देख सकते, हम इसे सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देख सकते हैं। कपास के तंतु की लंबाई होती है 1 से 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद इसका रंग कैसे होता है? इसका रंग सफ़ेद होता है या सफ़ेद धूमिल होता है। आपने देखा होगा अधिकतर ये मतलब भारी धूल कणों की वजह से इसका कलर जो हो जाता है वो थोड़ा सफ़ेदी धूमिल, यानी कि थोड़ा सा कलर डाउन हो जाता है सफ़ेद में, पर लेकिन इसका जो पर्टिकुलर कलर होता है वो सफ़ेद होता है। अब आते हैं नेक्स्ट हम अपने तंतुओं की चमक, यानी कि विशेष चमक का न होकर परिसज्जाओं द्वारा चमकदार बनाया जाता है। कपास के रेशे की कोई अपनी पर्टिकुलर कोई चमक नहीं होती है, पर लेकिन उसमें फिनिशिंग डालकर हम उसको और ज़्यादा चमकदार बनाते हैं। आपने देखा होगा खुद भी, ये जो कॉटन के कपड़े होते हैं उसमें अधिकतर वो फिनिशिंग वाले नहीं होते, अधिकतर चमक नहीं होती बाकी और रेशों के मुकाबले। तो इसे हम फिनिशिंग द्वारा या परिसज्जाओं द्वारा इसे हम चमकदार बनाते हैं। तनाव सहने की क्षमता, यानी कि कपास के तंतु में तनाव सहने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। होती तब ज़्यादा है जब उसको हम गीला कर देते हैं, पर लेकिन पहले तो उसकी क्षमता बहुत कम है, पर लेकिन गीला करने पर उसकी क्षमता बढ़ जाती है। रगड़ का प्रभाव, अगर कॉटन के कपड़े को हम ज़्यादा रगड़ेंगे या घिसेंगे तो वो कमज़ोर पड़ जाता है। नेक्स्ट आते हैं अवशोषकता, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अवशोषकता। यानी कि आपने देखा होगा इस
अवशोषकता का गुण कपास में सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए तो सूती वस्त्रों को गर्मी में ज़्यादा हम पहनते हैं, क्योंकि वो हमारे पसीने को सोख लेता है। या फिर आपने देखा होगा कि सूती वस्त्र को अगर हम किसी और यूज़ में ले रहे हैं तो अधिकतर वो पानी को जल्दी सोख लेता है, यानी कि जल को सोखने की जो उसमें गुण है वो सबसे ज़्यादा होता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ताप की सहमकता, यानी कि कपास के तंतु ताप के बहुत अच्छे संवाहक होते हैं, यानी कि ये शरीर के ताप को बाहर निकलने में सहायक करते हैं। इसी विशेषता के कारण अधिकतर गर्म देशों में कॉटन के कपड़े या सूती वस्त्रों का प्रयोग ज़्यादा होता है। अब आते हैं नेक्स्ट हम अपने ताप का प्रभाव, यानी कि ताप का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। आपने देखा होगा कि कॉटन के कपड़े पे हम इस्त्री करके पहनते हैं, या फिर कॉटन के कपड़े को हम अधिकतर किसी काम में यूज़ लेते हैं, कोई हमें गर्म वस्तु पकड़नी है या फिर अपना कोई भी गर्म चीज़ों के लिए हम ज़्यादातर कॉटन कपड़े का यूज़ करते हैं, क्योंकि हम इस्त्री भी तो करते हैं ना कॉटन के कपड़े पे, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि वो उसका मतलब उसे कोई नुकसान नहीं होता ताप से। नेक्स्ट आते हैं हम प्रत्यास्था, यानी कि लचक, यानी कि कोई आपने देखा होगा कॉटन के कपड़े में कोई लचक नहीं होती है, यानी कि हम कॉटन के कपड़े को खींच नहीं सकते हैं। कुछ वस्त्र ऐसे होते हैं उन्हें खींच लेते हैं तो उनके आकार खींचने के साथ साथ वो बढ़ जाता है, पर लेकिन कॉटन का कपड़ा या सूती वस्त्र हमारे नहीं खींचते, तो इसमें प्रत्यस्था का गुण नहीं पाया जाता है। अब आती है हमारी सलवटें पड़ना या प्रतिस्कंदता का गुण नहीं होता, इसीलिए सलवटें पड़ जाती हैं। कॉटन के कपड़े में बहुत जल्दी सलवटें पड़ जाती हैं और बहुत जल्दी सिकुड़ भी जाता है, यानी कि सिकुड़ने अगर हम उसे सिकोड़ते हैं तो वापस वो अपनी स्थिति में नहीं आ सकता, वो बल्कि सिकुड़ा ही रह जाता है। तो फिर हम क्या करते हैं, उसे प्रेस के द्वारा सीधा करते हैं, उसके आकार को दोबारा प्रेस के द्वारा ही बना देते हैं। स्वच्छता आसानी से साफ हो जाता है। तो मैंने आपके सामने ये 13 पॉइंट बताए थे, ये कपास के तंतुओं के भौतिक गुण हैं, भौतिक विशेषताएं हैं। अब आते हैं हम अपने कपास के तंतुओं की रासायनिक विशेषताओं पर। तो नंबर 1 आता है कपास पर अम्ल का प्रभाव, यानी कि कपास पे अगर हम एसिड का यूज़ करेंगे तो बहुत जल्दी प्रभाव होता है, वो शायद नष्ट भी हो जाए, उसके अणु नष्ट भी हो जाएं, तो इसीलिए हम कपास पर अम्ल का प्रयोग नहीं करते। नेक्स्ट आता है हमारा क्षार, यानी कि क्षार का प्रभाव। आपने देखा होगा नॉर्मली हम साबुन से धोते हैं कपड़े को, पर लेकिन ज़्यादा क्षार वाली साबुन से हम कपड़े को नहीं धो सकते, इसीलिए हम बहुत नॉर्मल वाली क्षार हो उसके साबुन से कपड़े को धो सकते हैं, वो आसानी से उसके लिए यूज़फुल भी है। पर लेकिन अधिक क्षार वाली साबुन का उपयोग करना वस्त्र को खराब कर सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा अगला पॉइंट, रंग को चढ़ाना। कोई भी कलर आसानी से चढ़ाया जा सकता है, कच्चे व पक्के दोनों रंग को चढ़ा सकते हैं हम कॉटन के वस्त्रों पे। आपने देखा होगा कभी आने वाले अगले कोर्स में आपने देखोगे कि आपको टाई एंड डाई करना होगा, या आपने कभी पढ़ा भी हो टाई एंड डाई, यानी कि कलर को बहुत इजीली हम कॉटन के वस्त्र पर कर सकते हैं। आता है हमारा व्यंजकों का प्रभाव, यानी कि आपने देखा होगा कॉटन के वस्त्रों पर हम ब्लीच भी करा लेते हैं या फिर किसी और कल्फ लगा लेते हैं, तो इससे इस पर कोई नुकसान नहीं होता है, हम इनका इस पर उपयोग भी कर सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट हमारा सूती वस्त्रों पर फफूंदी लगना। आपने देखा होगा कि कॉटन के वस्त्रों पे फफूंदी कैसे लगती है, अगर वो नमी में हो या सील के कारण सीलन में आ रहे हो या मांड के कारण। आपने देखा होगा किसी भी नॉर्मल कॉटन के कपड़े को आप गीला ही ऐसी तह लगा के रख देते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें कुछ दिन बाद स्मेल आने लगती है या फिर कुछ फफूंदी लग जाती है। तो मैंने आपको ये सारे कपास के तंतुओं की रासायनिक विशेषताएं बता दी हैं और इसकी भौतिक विशेषता बता दी है। इसमें आपको नंबर शॉर्ट में भी बन सकते हैं, वेरी शॉर्ट में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लॉन्ग में भी पूरा पर्टिकुलर एक क्वेश्चन ये बन सकता है। अब पढ़ते हैं हम इसके बनाने की विधि या इसका अब आते हैं हम अपने सूती वस्त्रों की निर्माण प्रक्रिया, यानी कि हम कपास से वस्त्र तक बनाने की सारी विधियों को पढ़ेंगे। मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, आपको एग्जाम में इनको सीरीज वाइज लगाने के लिए क्वेश्चन बन सकता है इसके, या फिर पर्टिकुलर एक लाइन को लिख देंगे जैसे कताई करना, तो कताई करने के लिए आपको एक्सप्लेन करना होगा कि कताई कैसे करते हैं, या कताई कौन सा वाला पार्ट होता है, कताई किसके बाद की जाती है, ऐसे आपके क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो आप इस बात को ध्यान रखना, आपको सीरीज वाइज भी मिल सकते हैं। टीजीटी पीजीटी में अधिकतर क्या होता है कि इनको अलग अलग ऊपर नीचे करके दे दिया जाता है और उसके बाद वो हमें सीरीज में लगाने होते हैं। तो इसी तरह से इनमें वेरी शॉर्ट में भी बन सकता है और शॉर्ट में भी बन सकता है, लॉन्ग में तो ये आएगा ही। तो सूती वस्त्र का निर्माण की प्रक्रिया सबसे पहले क्या करते हैं हम, कोए यानी कि पोर्स एकत्र करते हैं, यानी कि जो कपास का जब फूल वो जो बन जाता है, कपास लग जाती है, तो हम उनके कोए को इकट्ठा कर लेते हैं। उसके बाद सेकंड में से बिनौले निकालते हैं, यानी कि रेशे और बीज को अलग करना। आपने देखा हो कपास में जो बीज होते हैं वो भी काम आते हैं, तो उन रेशों को और बीज को अलग अलग कर देते हैं और रेशों की हम गांठ बांधकर उन्हें इकट्ठा करके रख लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उन्हें
खोलना एवं मिलाना, यानी कि जो बंधे हुए कोए की जो हमने वो गांठ बांध ली थी उनको हम एक साथ मिलाते हैं, छोटे बड़े रेशों को एक साथ मिलाकर रखते हैं, क्योंकि कुछ छोटे छोटे रेशों को हम अलग करते हैं, कुछ बड़े बड़े रेशों को हम अलग करते हैं। इसी तरह से फिर उन बाद में जब बिनौले निकालने की जो प्रक्रिया होती है तब रेशों को बीज से अलग कर देते हैं। उसके बाद फिर वापस थर्ड जो हमारी प्रक्रिया होती है वो खोलना और मिलाना, यानी कि जो गांठ बांधी थी हमने कोई की, जो कपास की गांठ बांध ली थी, उन दोनों को हम आपस में मिलाते हैं। फोर्थ है हमारा धुनाई एवं अशुद्धियों को दूर करना, यानी कि मिले हुए हमारे जो कोय थे, गांठ थी, उनको हम उनकी धुनाई करते हैं। धुनाई करने के लिए क्या करते हैं, धुनाई करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि आपने नहीं भी देखा होगा कभी, जैसे घर में जो रज़ाइयाँ होती हैं वो भराने के लिए हम जाते हैं मार्केट में, या फिर कभी आपने देखा हो किसी भी चीज़ में, तो वो क्या करते हैं, वो जो कॉटन होती है उसको अच्छे से धुल लेते हैं, यानी कि उसको खोल कर मशीन के द्वारा अच्छे से खोल कर मिला लेते हैं, और जिससे जो हमारी प्योर कपास प्योर रुई होती है वो हमें मिल जाती है और अशुद्धियाँ उससे दूर हो जाती हैं। उसके बाद क्या करते हैं, कंघी करना, यानी कि छोटे एवं बड़े रेशों को दूर करना। कंघी करने से जो छोटे छोटे रेशे हैं वो बाहर निकल जाते हैं और बड़े रेशे रह जाते हैं, क्योंकि बड़े रेशों को अलग कपड़े के लिए यूज़ करते हैं, छोटे रेशों को अलग चीज़ बनाने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद पोनी बनाना, यानी कि रेशा से धागा बनाना। आपने देखा होगा चरखा, पहले आपने सुना होगा या चरखा देखा होगा, तो चरखे से क्या करते थे हम उसे, मतलब उस कॉटन से धागा बनाते थे। वो क्योंकि वो कॉटन हमें मिल गई, वो कंघी करने के बाद जो हमें कॉटन प्राप्त हो जाती है, तंतु प्राप्त हो जाता है, उसके बाद पौनी बनाना, वो एक ही चीज़ होती है, यानी कि पौनी बनाकर छोटे छोटे धागों को बनाकर इकट्ठा कर लेना। फिर कताई करना, तो पौनी बनाकर जो हम धागा इकट्ठे कर लेते हैं उसकी प्रक्रिया के बाद आता है कताई करना, यानी कि उस धागे से बड़े बड़े धागों को बनाना, या फिर बड़े बड़े धागों को बनाकर तैयार कर देना या बंडल बना देना। उसके बाद आती है हमारी बुनाई, तैयार धागे से वस्त्र बनाना। आपने देखा होगा बुनाई, मैं आपको बता देती हूँ, हम बहुत सारी बुनाइयों के बारे में पढ़ेंगे आगे, जैसे कि सादी बुनाई है, ट्विल है, बास्केट है, ये हमारे धागे से कपड़े बनाने की बुनाइयाँ होती हैं। इनके बारे में मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी। उस बुनाई के बाद फिर आप करते हैं परिसज्जा, यानी कि उस पर ब्लीचिंग करना हो गया, या टेंडिंग करना हो गया, या कैलेंडरिंग, बहुत सारे विधियों द्वारा हम उस पर परिसज्जा फिनिशिंग करते हैं, यानी कि उसको अच्छे से, जैसे कि फिनिशिंग से मतलब समझा देती हूँ, कोई भी आपने कपड़ा लिया और कपड़ा बन के तैयार हो गया, यानी कि कोई भी बुनाई के बाद कपड़ा तैयार हो गया तो आप देखते हो उसमें छोटे बड़े रेसे ऊपर नीचे निकले रहते हैं, या फिर कुछ कॉर्नर निकला हुआ, या फिर कोई भी ऐसी ऐसी चीज़ आ गई जो जिससे वो कपड़ा समतल नहीं हुआ, तो वो परिसज्जाओं द्वारा हम वो प्योर वस्त्र तैयार कर लेते हैं। उसके बाद उन पर हम कलर करते हैं, व छपाई करते हैं, और अपने यूज़फुल, अपने उपयोगी कपड़ों के लिए वो हम प्राप्त कर लेते हैं।